विजय परिहार। सोनचढ़ी ने एक हद तक कहीं तक गया है कि आयरलैंड में भी लोग उसको सुन रहे हैं। सोनचढ़ी से एक शुरुआत थी, तक पहाड़ी गाने हमने सुने नहीं गिटार्स के साथ। ऐसे ना 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 ना। कमला जी को मैंने फोन किया, वो बोला कि अरे तो कुछ नहीं करेगा, इतने सालों से फोन कर रहा है। कमला जी भी कुछ हो रहा है, रुक जाओ। कोक स्टूडियो क्या है कोक स्टूडियो? मेरा अरे भाई वो बेसिकली राजूला मालूशाही वो अलग तरह से गाती थी। राजूला मालूशाही होने वाला राधा विजय होने वाला राजूला, पैसे वैसे भी दे दो कुछ। और कमला जी की भी पहली फ्लाइट थी बॉम्बे के लिए, तो उन्होंने मुझे पहले ही बोला था कि मैं मेरे पति देव कह रहे हैं कि उनको भी जाना है। तो कोक वालों ने बोला अरे सबको बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पति देव को ही बुलाओ। ठीक है, तो उनके पति देव से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मेरी गाँव आ रही है फ्लाइट में, एयर होस्टेस आ गए, उनको लोग सुन रहे हैं अरे क्या हो गया क्या हो गया। ओह अच्छा। अलग ही उन्होंने मतलब कुछ वीडियोस बनाई थी पहाड़ी। कुछ ना वो लिख पाती है ना पढ़ पाती हैं, वो सिर्फ वही गा रही हैं जो उन्होंने सुना है अपने पापा से। मतलब राजूला मालूशाही इज इक्वल टू कमला देवी। अभी मैं मालूशाही हूँ, नेहा राजूला है, और कमला देवी पुराने राजूला मालूशाही की माँ थी। वो क्या उनकी तो आवाज का अलग ही आत्मा है उनकी आवाज में। देवी ऐसे लगता है कि अंदर से देवता ही गा रहे हैं उनके अंदर। सुबह फूलों के रंग लोड़ी सोनचढ़ी, फोक म्यूजिक एक ऐसा म्यूजिक है जिसमें लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। जो पहाड़ के अलावा बाहर का क्राउड है वो भी हमारे पहाड़ी गाने कर रहे हैं। टूतम दा के लिए बहुत सारे गाने गाए मैंने, अमित त्रिवेदी जी ने भी गाने गाए। गाना तो ऐसे भी था कि अरिजीत ने ही मतलब कंपोजर को फोन करके बोला कि ऑलरेडी इतना अच्छा गाया हुआ है, क्यों ना मैं खुद के गाने निकालूं, खुद के गाने बनाऊं। फर्स्ट कंपोज क्या था आपका? फर्स्ट कंपोज गाना तो अभी तक रिलीज ही नहीं हुआ है बट मेरा मेन एम ये है कि मैं पहाड़ी गाना, पहाड़ी प्रेमी वो मतलब एक फोक म्यूजिक से प्यार है। हाय हाय ओए बद्दो लोग गा दे रहे, मतलब मैं तक खाना बनाते हुए कभी गा देता हूँ। बंदा देहरादून से स्टार बन रहा है। क्योंकि मेरे को शुरू में तो बहुत लोगों ने ऐसे भी क्रिटिसाइज कर देते कि तुम्हारी आवाज तो फटी हुई है। आई नो पैसों से बहुत सारी चीजें सॉर्ट होती है लाइफ में, खाना ये रंगीली बाना बदले जुड़ से सुमानी बाना दुरे जे बांझ करना बाना ये रंगीली बाना दुरे जे बांझ करना। तो मेरी रो कह रही है मैं उसको निकालू तो लोगों को सुनाऊंगा। ट्रेन में घूमना बहुत सस्ता है, एक बार 20 साल 18 साल के हो जाओ, उसके बाद एक बार पूरा भारत घूमो। पहाड़ मेरे लिए तो मतलब सब कुछ है, घर है मेरा। और ये जो नदी बह रही है, ये हम जैसे कितने लोगों को देखेंगे आगे तक, कितना देख चुके हम जैसे कितने आके चले गए। थोड़ा सा कुछ मिल जाता है उसमें ही एटीट्यूड आ जाता है लोगों में, लोग घमंडी हो जाते हैं। पहाड़ी तो मैं तो खिचड़ी बनाता हूँ बढ़िया। आलू को गुटके बहुत पसंद है, आलू के गुटके बहुत पसंद है, रायता बहुत पसंद है, मंडुए की रोटी। पहाड़ की औरतें बहुत मेहनती होती हैं, सुबह से शुरू हो जाती हैं। पहाड़ जो खड़ा है ना वो इन औरतों की वजह से खड़ा है। हेलो नमस्कार पैलाग, मैं ऋतु बिष्ट और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रायशुमारी में। और आज हम जिनका ज़्यादा में बहुत 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 बड़ा स्वागत करने वाले हैं, मतलब बहुत एक्साइटेड मैं पहले से थी, क्योंकि बहुत टाइम से प्लानिंग चल रही थी उसको लेकर कि कब फाइनली वो नाम सामने आए और उसके साथ हम आए। तो जी हाँ, दिग्विजय परिहार, बिल्कुल दिग्विजय परिहार हमारे साथ हैं। और मतलब मैं सीरियसली नहीं बता सकती कितनी खुश हूँ यार। मतलब देखी नहीं थे, मतलब आवाज नहीं, मतलब पूरा जो स्टाइल है ना, मैं तो पूरी इम्प्रेस हो चुकी हूँ इनसे। आई नो कि आप लोग भी हो चुके होंगे। तो आज हमारे स्पेशल गेस्ट है दिग्विजय जी, और दिग्वी जिन्हें कहते हैं लोग। तो दिग्विजय जी सबसे पहले रायशुमारी में आए हैं, हमारे बीच की इतनी दिनों से बातें चल रही थी, अब फाइनली मौका मिला। आपको कैसा लग रहा है मेरे साथ? बहुत अच्छा लग रहा है मेकर, और आपके मैंने पहले भी पॉडकास्ट देखे। हाँ, मुझे बहुत ही अमेजिंग लगे और आपसे बात भी हो रही थी, तो आई वाज ट्रैवलिंग, फिर आज मौका लगा तो बहुत अच्छा लगा मिलके। तो चलिए आज हम दिग्विजय से बहुत मतलब सवाल खंगालेंगे उनकी लाइफ के बारे में। देखिए सब कुछ जानते हैं दिग्विजय क्या करते हैं, सबको पता है। मतलब गूज़बम्स आ जाते हैं ना इनकी जब आवाज़ हम सुनते हैं, और कितने बड़े फ़ैन है यार हम लोग इनकी म्यूज़िक के, इनकी मतलब सिंगिंग के। सोनचढ़ी तो एकदम फर्स्ट है यार, इम्पोर्टेंट। तो दिग्विजय जी, ये जो आपका सिंगिंग का सफ़र है, और जैसे आप लोगों के दिलों में राज करते हैं, लड़कियों को तो मतलब हर एक गाना ही पसंद है आपका। आपको कैसा लगता है कि हाँ मतलब मैंने कुछ अचीव कर लिया? बहुत अमेजिंग लगता है कि मतलब सबसे अच्छी बात है कि अपने पहाड़ी गाने, मतलब हम हिंदी तो गाते ही हैं बट पहाड़ी गाने यूथ तक पहुंच रहे हैं। और
इट्स नॉट ओनली पहाड़ी क्राउड, जो पहाड़ के अलावा बाहर का क्राउड है वो भी हमारे पहाड़ी गाने सुन रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुकून देता है ये दिल को। अच्छा, मैंने कहीं देखा था, आपने ऐसा कहा था कि मैं पहाड़ को इतने तक नहीं, मतलब और जो अपना म्यूजिक का लेवल है वो बाहर तक पहुंचाना चाहता हूँ। आपको लगता है सोनचढ़ी ने फुलफिल किया है या आगे और भी कुछ और बड़ा? आई थिंक हाँ, सोनचढ़ी ने एक हद तक कहीं तक गया है कि आयरलैंड में भी लोग उसको सुन रहे हैं, बहुत सारे जगह पे वर्ल्ड में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में लोग सुन रहे हैं। बट आई थिंक अभी बहुत कुछ आना है अभी आगे, और सोनचढ़ी से एक शुरुआत थी। और आई थिंक बहुत सुंदर सुंदर म्यूजिक उत्तराखंड का, बहुत और भी ऐसी ऐसी आर्ट फॉर्म्स हैं उत्तराखंड की जो हम चाहेंगे कि बहुत आगे तक और दुनिया तक जाए। बिकॉज फोक म्यूजिक एक मतलब बहुत पोटेंशियल है। तो जी मुझे लगता है कि फोक म्यूजिक एक ऐसा म्यूजिक है जिसमें लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। बिल्कुल। बट एक वाइब एक ऐसी होती है ना फोक म्यूजिक में कि इंसान झूम जाता है, इंसान बस आँख बंद कर लेता है। सो आई थिंक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और आजकल यूथ बहुत अच्छा म्यूजिक बना रहे हैं। तो इन जनरली बहुत खुशी हो रही है कि उत्तराखंड का म्यूजिक इतना बाहर जा रहा है, और पूरी कोशिश हम करेंगे कि आगे और भी अच्छा म्यूजिक हम निकालें और रिलीज करें, ताकि वो और भी उत्तराखंड का नाम आगे अच्छे। बिल्कुल। हम लोगों ने रूपसा रमोती सुना, हाँ जी, वो बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद बाना आया, वो तो और भी अमेजिंग। उसके बाद सोनचढ़ी और अमेजिंग। मतलब हम कहाँ किस लेवल पे जाके सोचे। और एक मैं सीक्रेट बता दूँ, अभी मुझे दिग्विजय ने रिसेंटली एक सॉन्ग सुनाया यार, सीरियस इतना मज़ेदार, मतलब मैं तो यूँ मतलब इतना अमेजिंग है ना, मतलब वो तो और भी एकदम ही परफेक्ट होने वाला है, बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो आप उसके लिए वेट कीजिएगा। और दिग्विजय भी बहुत खुश हैं उस प्रोजेक्ट के लिए, मतलब अमेजिंग ये प्रोजेक्ट होने वाला है। तो अब जो आपका भी जो जिस स्टेज में आप हैं, और जो हमने सुना वो देखा कि आपका एक सफ़र दिल्ली शिफ्ट होना, फादर की जॉब के बाद मदर का एक सपना, आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये सफ़र आपको लगा कि बहुत स्ट्रगल आपको लगा, या आपको लगा नहीं, शायद कभी कहते हैं ना हम कि हमने चाहा और वो एकदम आपके रास्ते खुलते चले गए, ऐसा हुआ आपके साथ, या स्ट्रगल बहुत ज़्यादा देखा? आई थिंक मैं स्ट्रगल नहीं बोलूँगा उस चीज़ को, बिकॉज वो जर्नी का एक पार्ट है। बिल्कुल। और बचपन से ही मम्मी पापा का स्ट्रगल रहा है, बिकॉज वो लोग वर द फर्स्ट जनरेशन जो कि गाँव से बाहर आए, बाहर शिफ्ट हुए कि अपने बच्चों को पढ़ाना है। तो उनका स्ट्रगल था, और फिर हम लोगों ने, उन्होंने, मम्मी ने बहुत सिखाया हमें, इधर उधर ले गए, कॉम्पिटिशन्स में पापा ले गए। तो वो जर्नी आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ही एक डेडिकेशन था, मेरा और मेरा भाई भी गाता है मेरा। सो हमारा डेडिकेशन ऐसा था, म्यूज़िक के लिए एक प्यार था, वो हम करते गए, म्यूज़िक के अंदर घुसते गए और चीज़ें खुलती गई। मतलब बॉम्बे में 10 साल रहा, 10-12 साल बॉम्बे में को रहते हुए हो गए हैं, और मैंने बॉम्बे आकर भी बहुत कुछ सीखा। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं शुरू से ही म्यूज़िक कंपोज करता था, मैं सिर्फ सिंगर था। बचपन से ही मैं सिर्फ गाता था, मेरे को सिर्फ ये सपना था कि मुझे सिंगर बनना है। बट बॉम्बे जब मैं शिफ्ट हुआ तो मुझे एक अलग ही रियलिटी दिखी कि अब वो टाइम आ गया है कि खाली सिंगर से नहीं होगा, क्योंकि इतना कंपटीशन है, सब लोग गा रहे हैं, और म्यूजिक कंपोजर्स भी गा रहे हैं। मतलब अगर आप बॉलीवुड में भी देखो तो एक सारे कंपोजर्स खुद के गाने गा रहे हैं और खुद शोज कर रहे हैं, खुद भी उनको काम करना है ना। सो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मेरे अंदर म्यूजिक है, और मैं हर इंस्ट्रूमेंट खुद सीखा हूँ, कहीं ना कहीं पियानो और रिदम इंस्ट्रूमेंट्स, गिटार, और वो मेरे अंदर से ही आ रहा है। तो क्यों ना मैं खुद के गाने निकालूं, खुद के गाने बनाऊं। मैं लोगों के लिए गा रहा हूँ अभी, मैंने प्रीतम दा के लिए बहुत सारे गाने गाए, मैंने अमित त्रिवेदी जी के लिए भी गाने गाए, और वो गाने ऐसा हुआ कि लेबल्स ने बोला कि नहीं, हमें यहाँ पे अरिजीत सिंह चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे गाने से शायद मैंने गाया था, आज से तेरी, अमित त्रिवेदी रॉक ऑन का आपने गाया, रॉक ऑन का तो रिलीज ही हुआ था, बट मैं स्क्रैचेस की बात कर रहा हूँ, गाने रिलीज नहीं हो पाए मेरी आवाज़ में। ओके। बट वो अरिजीत सिंह की ही आवाज़ में आए, बिकॉज लेबल्स ने उनको बोला, अरिजीत, एक गाना तो ऐसा भी था कि अरिजीत ने ही मतलब कंपोजर को फोन करके बोला कि ऑलरेडी इतना अच्छा गाया हुआ है, इसे क्यों आप रिप्लेस कर रहे हो, बट जी वालों को अरिजीत सिंह चाहिए था। बट फिर मुझे लगा कि यार नहीं, मैं लोगों के लिए गा रहा हूँ, बट मुझे खुद के गाने बनाने चाहिए, मैं खुद गाने कंपोज करता हूँ, और मेरे अंदर वो आर्ट है। तो मैं धीरे धीरे उसको एक्सप्लोर किया, और मैंने बॉम्बे जाके सीखना शुरू किया खुद में, और फिर वो जर्नी स्टार्ट हुई जब मैंने गाने बनाने शुरू किए। तो वहाँ से वो एक मेरी अलग जर्नी स्टार्ट हुई, जो कि सिंगर की नहीं, एक कंपोजर की थी। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो कंपोजर की जो जर्नी थी ना, उससे एक अच्छा सिंगर बन पाया मैं, और भी बिकॉज मैं और म्यूजिक के अंदर घुसा, और मुझे रियलाइज हुआ कि यार इतनी गहराई
है, इतनी गहराई हमें चाहिए। तो जितना मैं गहराई में घुसा मुझे उतना ही पता लगा कि नहीं कहाँ पे क्या वोकल मेरे को डिलीवर करना है। सो आई थिंक म्यूज़िक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, और म्यूज़िक के अंदर हम जितना घुसे, जितना हम उसको और सीखें और उसको अच्छे से सुने, उतना ही हमारे अंदर वो आएगा। सो वो मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही। फिर मैंने कंपोज करना शुरू कर दिया, और फिर ये सोनचड़ी कंपोज किया एंड ये कुछ फर्स्ट कंपोज क्या था आपका? फर्स्ट कंपोज गाना तो अभी तक रिलीज ही नहीं हुआ है। कुछ अगर उसका आपको याद हो तो हमें, वो मैंने बहुत पहले, क्या पता, आप तो अब कई गाने कंपोज करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आई थिंक सोनचड़ी की ही, मतलब जो स्टार्टिंग के 2-3 गाने थे, उसमें से एक गाने की जो धुन थी वो टटटटाई सोनचड़ी का ही जो था वो धुन थी। और बाकी 1-2 गाने हैं जो भी रिलीज होने वाले हैं जल्दी, मैं आपको जल्दी सुनाऊंगा। बट सोनचड़ी इज वन ऑफ देम, जो मैंने स्टार्टिंग में एक मेलेडी बनाई थी खाली, हाँ। कि यार ये एक धुन बन रही है मेरे से। सो वहाँ से वो स्टार्ट हुआ, एंड आई एम सो हैप्पी कि इतना अच्छा मेरे को सब लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि आप कंपोज अच्छा करते हो। और अभी रिसेंटली बंदिश बैंडिट्स करके एक वेब सीरीज है अमेज़न प्राइम की, उसका फर्स्ट सीजन बहुत ही हिट हुआ था, शंकर एहसान लोई ने उसका म्यूजिक किया था। उसका सेकंड सीजन आ रहा है, एंड लाइक इसी साल आ जाएगा वो। उसमें भी 2 गाने मैंने कंपोज किए हैं, तो बॉलीवुड एंड उसके लिए भी चल रहा है। बट मेरा मेन एम ये है कि मैं पहाड़ी गाना, पहाड़ी प्रेमी वो मतलब एक फोक म्यूजिक से प्यार है मेरा, हाँ, एक वो हाँ। एक परफॉर्मेंस वाली की एनर्जी है फोक की। और एक मतलब मैंने जो आपने देखे ना, कई बार होता है ना, कुछ लोग समझ नहीं पाते कि आखिरकार ऑडियंस को क्या चाहिए, आप क्या परोसना है ऑडियंस को, किस फ्यूजन के साथ, किस फोक के साथ, मतलब क्या उनको एकदम टच करे, वो आप में बहुत अच्छी क्वालिटी। तो आप इसको जज कर लेते हैं, आपको कुछ इंट्यूशंस होती है, ऐसा कुछ है? मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो लोग ऐसे मतलब सोचते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है हमें वो करना है। हाँ। मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट में जो चल रहा है वो तो अभी चल रहा है ना। हाँ। अब जब अभी कुछ नया हमें निकालेंगे तब वो नई चीज़ चलेगी, मेरे को ऐसा लगता है। तो फोक म्यूजिक में मेरे को ऐसा लग रहा था कि बहुत ही वो साउंड्स के बहुत रेपिटेटिव हो रहा था, और वही सेम म्यूजिक चल रहा था। तो मुझे हमेशा से ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कुछ एक म्यूजिक जिस तरह से मैं फोक को देखता हूँ वो मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस को हम जो फीड करेंगे ऑडियंस वो चीज़ सुनेगी, या वो चीज़ अगर हम ऑडियंस को ढिंचक पूजा ही सुनाएंगे, या फिर हाय हाय ओए बद्दो, आप देख रहे हो ऑडियंस वो भी सुन रही है, लोग गा दे रहे हैं। मतलब मैं तक खाना बनाते हुए कभी गा देता हूँ बद्दू बद्दी, मेरे खुद से निकल जाता है, बिकॉज मैंने इतना सुन लिया है सोशल मीडिया में उसे, या इतना मेरे कानों तक पहुँच गया। तो मुझे ऐसा लगता है किसी भी तरह का म्यूजिक अगर हम ऑडियंस तक पहुंचाना चाहें तो ऑडियंस उसे सुनेगी। बस हम ऑडियंस इंटेलिजेंट है, आप बस अच्छा परोसो एज ए म्यूजिशियन। तो ये मुझे हमेशा से लगा कि कुछ ना कुछ नया आइटम पेश करूं लोगों के सामने। सबसे पहला तो मैंने पहाड़ी जो निकाला था रूपसारा मोती निकाला था, और लॉकडाउन का ही टाइम था। वो तो ऑल टाइम फेवरेट है, ऑल टाइम। मतलब सोचा वो एक लूप मोड में हम ऑन करके छोड़ दो, बस ऐसा है। मतलब हमने सोचा भी नहीं था कि वो इतना लोगों को पसंद आएगा और इतना प्यार मिलेगा उस गाने को। लिटरली सिर्फ स्पर्श करके मेरा भाई है, स्पर्श ने प्रोड्यूस, बॉम्बे में हम लोग मिले थे स्पर्श और हम। तो स्पर्श को मैंने बोला कि भाई एक पहाड़ी गाना करना है, और उसका भी कोई पहाड़ से ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है, मेरा था पहाड़ से ताल्लुक़। मैंने बचपन से रूपसारा मोती गोपाल बाबू गोस्वामी का पुराना गाना है, हाँ। तो मैं बचपन से गा रहा था क्योंकि मम्मी ने सुनाया था, हम पापा ने, तो मैं गाता था। ये को लगा कि यार गाना मैं बचपन से गा रहा हूँ, क्यों ना इस गाने का एक वर्जन मैं करूँ। और सिंस मैंने गिटार पे इसका एक रिफ बनाया था, और मुझे बड़ा वो नया लगा सुनने में कि वो रिफ के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। बिकॉज आज तक पहाड़ी गाने हमने सुने नहीं हैं गिटार्स के साथ। गिटार हमेशा पहाड़ी गानों में कीबोर्ड होता था और ढोलक वोलक बज रही है ना। सो मैंने गिटार को रिफ बजाई और मैंने वो लॉकडाउन में स्पर्श को भेज दिया कि स्पर्श कुछ बनाओ उसमें। फिर स्पर्श ने कुछ इसमें म्यूजिक डाला, फिर हम दोनों ने मिलके कुछ कि क्या हटना चाहिए क्या आना चाहिए, ऐसे करते करते 1 महीने के अंदर रूपसारा मोती हमने बनाया और हमने डाल दिया। और लिटरली 1 साल तक उसके कुछ 200-300 स्ट्रीम्स थे बस। वो 1-2 साल बाद फटा होगा ना, जब इंस्टाग्राम रील्स पे वो एक वायरल हुआ, और वहाँ से फिर वो लोगों ने इतना सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट आजकल, बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है। आई थिंक अभी इतना अच्छा हो चुका है कि पहले के टाइम में आई थिंक मेरे मॉम डैड और सबके, हम पुरानी जो जनरेशन थी उनके लिए बहुत मुश्किल होता था कि आप गा रहे हो फिर रेडियो पे मतलब कैसे बॉम्बे पहुंचेंगे, कैसे अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाएंगे। अब तो ये कि बंदा देहरादून से स्टार बन रहा है, बंदा कहीं से भी मतलब हल्द्वानी के मतलब लोग इतने स्टार बन गए वहीं से ही, अपनी जगह से ही कंटेंट डाल के। तो ये बहुत ही सुंदर बात है। एंड उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं अपने अपने की। सोशल मीडिया बड़ा है, बट
आई थिंक बहुत सारे लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। अच्छा, सोन चढ़ी की बात करते हैं क्योंकि हर कोई चाहता है सोन चढ़ी की जो जर्नी थी, हाँ जी। कैसे आया, उसके पीछे क्या क्या किस तरह की मेहनत थी, वो शूट का दिन, मतलब हर कोई वो उससे जुड़ा हुआ है, हर कोई, मतलब बहुत लोगों ने पसंद किया है कमला देवी जी को। आपने उन्हें कैसे चुना, मतलब वही क्यों, और मतलब उनको हम जागर में उनका सुनते थे काफ़ी, तो ये इससे रिलेटेड आप हमें कुछ बताएं। सो कमला जी को मैंने ना सबसे पहले DD1 का एक कॉमन फ्रेंड ने मेरे को सुनाया। DD1 में एक उनका एपिसोड था जिसमें वो जागर गा रही थी और मैंने वो सुना तो मतलब पागल हो गया। मैंने कहा अरे ये क्या अलग ही आवाज़ है कुछ है। और ये आवाज़ मैंने ऐसे सुनी ही नहीं थी, मतलब इतना परफेक्शन मैंने नहीं सुना था किसी पहाड़ी आर्टिस्ट में, सुर का इतना परफेक्शन की मतलब परफेक्ट पिच। और मैंने क्या किया, मैंने वो DD1 वाला उनका एपिसोड डाउनलोड किया और उसको अपने सेटअप पे मैंने उसका म्यूज़िक बनाया खुद में। मैंने कहा मैं ट्राई करता हूँ इसके ऊपर कुछ सिंथेसाइजर्स एंड ऑल डाल के कुछ बनाता हूँ, और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैं लूप पे सुनने लगा उसे घर पे। मैंने मैनिफेस्ट किया यार कुछ तो ऐसा हो जाए कि मैं इनके साथ कुछ कर दूँ। ठीक है, नंबर उनका मैंने जुगाड़ा, उनको फ़ोन किया। तब कोक स्टूडियो का बिल्कुल पता नहीं था मेरे को कि होगा भी। हाँ, मैंने फ़ोन करके उनको बोला कमला जी मुझे मतलब आपके अलग से प्लानिंग पहले। अलग से प्लानिंग था कि कुछ हाँ, करना है इनके हाँ। इसके साथ। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने बोला कुछ करना है आपके साथ। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है आप बताओ ये वो। तो फिर मेरे को लगा कि यार मैं कुछ करूँ तो ऐसा करूँ कि कुछ एटलीस्ट लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा वाइडर लोगों तक पहुँचे। उसके जस्ट 2-3 साल बाद फिर मैं देहरादून था और मेरे को अंकुर तिवारी जी की टीम से फ़ोन आया कि आपसे मिलना है और आप कुछ फोक हमें गाने सुनाइए। सो मेरे को अंदर से आइडिया तो था अंकुर तिवारी, क्योंकि अंकुर तिवारी बहुत ही अमेजिंग म्यूज़िक कंपोज़र और सुपरवाइज़र है म्यूज़िक, एंड वो भी उत्तराखंड से है। किसी को पता नहीं है, बहुत कम लोगों को पता है बात, वो नैनीताल से हैं। अच्छा। एंड उन्होंने फिर मैं बॉम्बे गया और अंदर से मेरे को एक वो थी आशा थी कि आई थिंक फोक स्टूडियो के लिए की है, और मैं अंदर से लड्डू मेरे फूट रहे थे कि कुछ हो जाए ऐसा। और मुझे पता भी नहीं था कि सेलेक्ट होगा नहीं होगा, बट अंदर से पता नहीं क्या था, एक ईश्वर ने दे दी थी एनर्जी कि कुछ होगा। वो शिद्दत वाला हाँ, एक हो गया था कि यार कुछ हो रहा है। मैं बॉम्बे गया, मैं उनको जाके अपने 2-3 गाने सुनाए, और 2-3 मैंने पुराने फोक सुनाए पहले, तो कि ये फोक हैं सुनिए, और उनको सारे ही अच्छे लगे। उन्होंने बोला चलो हम कुछ करते हैं। फिर मैंने कहा आप एक आवाज़ भी सुनो। फिर मैंने कमला जी का वो ऑडियो सुनाया जो मैंने बनाया था बहुत पहले। उनको बहुत अच्छी लगी वो आवाज़। उन्होंने बोला नहीं यार हम इनके साथ कोलैबोरेट तो करेंगे ही करेंगे। फिर मैंने जाते जाते उनको बोला कि एक धुन मैंने और बनाई थी, आप वो भी सुन लो। तो फिर मैंने उनको गिटार पे ऐसे ना 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 ना, तो ये सुनाया तो उनको बहुत ही पसंद आया। उन्होंने बोला कि यार ये तो बहुत कैची है और इसको करते हैं। फिर लवराज जो है, लवराज मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर लिखा, बहुत ही सुंदर तुसुआ फूलों की रंगोली सोन चढ़ी। तो ये अपने आप में एक जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई, और फिर मैंने उनको सुनाया ये यार बहुत अच्छा लगा उनको। देन वहाँ से फिर मैंने म्यूजिशियंस को बुला के देन गिटार पे रिफ बना के वो एक पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ जैमिंग का, और वहाँ से इतने सारे म्यूजिशियंस हमें मिले। कमला जी को मैंने फ़ोन किया कि फाइनली मैंने जब फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि अरे तो कुछ नहीं करेगा, इतने सालों से फ़ोन कर रहा है। मैंने पहाड़ी अंदाज में मैंने कहा अरे बाप रे, तो डांट वाट रही है। मैंने कहा कमला जी भी कुछ हो रहा है, रुक जाओ, कुछ बहुत बड़ा हुआ। कह रहे क्या होगा ना, कोक स्टूडियो क्या है कोक स्टूडियो। मेरा अरे भाई अरे कुछ बहुत बढ़िया है ये, अभी रुक जाओ आप इंतज़ार करो। तो वही ना, गांव के लोग हैं, गरीबी देखी उन्होंने, अब तक इतना स्ट्रगल वो लोग कर रहे हैं, तो उनको नहीं आइडिया, वो लेवल पे गए भी नहीं होंगे कभी नहीं, सोचा भी नहीं था उन्होंने। मतलब प्रोग्राम से पहाड़ों में आपको पता ही है 1500-2000 रुपये में, 5000 में तो पूरी टीम आ जाती है, पूरा बैंड आया था परफॉर्म करने। तो कमला जी तो मतलब फिर मुझे लगा कि यार नहीं, इनको आइडिया लग जाएगा। अभी तो पहाड़ी में आपको पता ही है कि लोग 5-5 हज़ार में पूरा बैंड लेके जाते हैं, इतना पैसा नहीं मिलता। सो फिर मैंने उनको बोला कि आप ऐसा करो, हल्द्वानी का प्लान करो, और मेरे को टीम ने मुझे बोला कि आप ऐसा करो, आप हल्द्वानी जाओ, आप कमला जी को एक स्क्रैच रिकॉर्ड करके लेके आओ, एटलीस्ट आप बना के दिखाओ कि व्हाट यू वांट। सो फिर मैं हल्द्वानी गया, उनको मैंने बुलाया, हल्द्वानी में हमने उनको रिकॉर्ड किया, और वो बेसिकली राजूला मालू शाही वो अलग तरह से गाती थी, पूरा एक बड़ा है फिर। तो मैंने उनको ब्रेक करवाया, मैंने बोला कि आप राजूला मालू शाही होने वाला राधा विजय होने वाला राजूला मालू रिपीट करो उसको, ताकि वो ब्रेक हो, मतलब वो थोड़ा सा अलग साउंड।
फिर उन्होंने रिकॉर्ड किया और बहुत ही मेरे को मज़ा आया उनसे मिलकर, और बहुत ही अपने आप में एक अलग ही कैरेक्टर है, अलग ही एनर्जी है उनकी। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को उनसे मिलके। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि बताओ क्या करना है, पैसे वैसे भी दे दो कुछ, क्या चल रहा है। मैंने कहा पैसे मिलेंगे, रुक जाओ। फिर उनको ट्रैवल का एक्सपेंस दिया, उनको पे किया। मैंने कहा आप अभी जाओ आराम से, अब आपको बुलाते हैं बॉम्बे। हाँ। तो बस बेचैनी, अगले दिन से फ़ोन शुरू, फिर कब बुलाओगे बम्बई, कब आना है बम्बई। मैंने कहा भी रुक जाओ, पेशेंस रखो, थोड़ा काम होने दो। हाँ। मैं बॉम्बे उनकी आवाज़ लेके गया, फिर मैंने काम शुरू किया उनकी आवाज़ पे। फिर एक हमने स्ट्रक्चर बनाया कि सोनचड़ी हम लोग बनाते हैं, सब लोग पूरा बैंड मिल के हम लोगों ने, ताकि मतलब एक नया साउंड आए। आई थिंक पापॉन ने भी ऐसे नहीं, साउंड में बहुत ट्रेडिशनल चीज़ें, बट पापॉन दा ने भी बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे की थी। हाँ। जब उन्होंने पूरा बैंड को इनकॉर्पोरेट किया था पहाड़ी गानों में। तो मुझे लगता था कि बहुत टाइम से ऐसा भी हो गया कि कोक स्टूडियो आया भी नहीं है इंडिया में, और कुछ एक ऐसा लाइव साउंड रहे, ये बैंड रहे, ड्रम्स रहे, गिटार्स रहे, वो पूरी फील, वो पूरी जो feel है। तो हमने देखा था पूरा। सो मेरे कुछ बहुत ही अमेजिंग कॉलेज के दोस्त हैं जो कि बर्कली, बॉस्टन गए थे, बहुत अमेजिंग म्यूजिशियंस हैं, पहाड़ी हैं वो भी Okay. मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा आ जाओ भाई, वक्त आ गया है, वाह। मिल के बनाते हैं। बिकॉज कोई भी चीज़ मुझे ऐसा लगता है ना, अकेले नहीं बन सकती। आप कोई भी बड़ी चीज़ अगर बनाने जाओ ना, अकेले इंसान कुछ नहीं कर सकता। यूनिटी स्ट्रेंथ, सब लोग मिलके जब आते हैं ना एक साथ, एक एनर्जी क्रिएट करने, तब वो एनर्जी बनती है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, इसलिए मैं हर म्यूज़िक जो भी मेरा बनता है, मैं बहुत लोगों को इन्वॉल्व करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है एनर्जी शेयर करने। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आए, अमन करके, अमन सागर बहुत अमेजिंग प्रोड्यूसर है, वो आए साथ में ऑन बोर्ड, और भी म्यूजिशियंस आए, और तो बहुत ही अमेजिंग एक पूरा बना, और उनको बहुत ही पसंद आया। स्वानंद किरकिरे वाज देयर। तो उन्होंने बोला कि तो पहले अंतरा पहाड़ी में ही था, नौपट्टी का गरी, हाँ। मेरी गालड़ी में डोर था। हाँ। हाँ। तो फिर उनकी तरफ से एक आइडिया है कि वी वांट कि थोड़ा सा और ये ग्लोबली अगर इसको हम और लोग भी सुने बाहर के, तो थोड़ा अंतरा इसमें हिंदी डालो। हिंदी डालो। फिर स्वानंद जी और कौसर मुनीर जी ने उसमें हिंदी का अंतरा लिखा, नौपट्टी का गरी तेरी डाले तो तुझ पे डोरा, डोरा। सब। सो वो सब चेंजेस करके फिर गाना बना। और फिर उनकी टीम ने बोला कि उत्तराखंडी गाना है, तो हम वीडियो इस तरह से करेंगे कि हम सेट अलग से बनाएंगे। तो बस जिस दिन सेट था उस दिन तो मैं मतलब पागल ही हुआ था सेट देख के, कि वो जाके तो कहते बटरफ्लाईज वाला। बिल्कुल लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि क्या है, ऐसा लग रहा था मैं पहाड़ों में ही आ गया हूँ, बिल्कुल हमारे स्टेप फार्मिंग वाले खेत वैसे थे। उसकी तो हर किसी ने मतलब तारीफ की थी कि वाह, मतलब जो साइट डिजाइन किया है, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सबको फील आ गया वो एकदम। और कमला जी की भी पहली फ्लाइट थी बॉम्बे के लिए, तो उन्होंने मुझे पहले ही बोला था कि मैं मेरे पति देव कह रहे हैं कि उनको भी जाना है। तो कोक वालों ने बोला अरे सबको बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पति देव को भी बुलाओ उनके। तो उनके पति देव से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। हाँ। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आई थिंक तो फर्स्ट फ्लाइट थी कमला जी की, आप साथ थे? मैं नहीं था साथ, था नितेश भाई है हमारे अल्बानी। उन्होंने बताया कि कैसा लगा, मतलब अरे क्या हुआ? फ्लाइट में ही गाँव आ रही है, फ्लाइट में एयर होस्टेस आ गए, उनको लोग सुन रहे हैं, अरे क्या हो गया क्या हो गया। ओह अच्छा। अलग ही उन्होंने मतलब कुछ वीडियोस बनाई थी पहाड़ी। अच्छा, तो बहुत ही अमेजिंग फनी कैरेक्टर है। आप जब जाओगे बागेश्वर मजा आएगा आपको इंटरव्यू। बिल्कुल, हमें बागेश्वरी जाना है कमला जी का स्पेशली इंटरव्यू लेने। अच्छा, एक चीज़ और, हम राजूला मालूशाही को हम बचपन से सुनते आ रहे हो, एक अमर प्रेम कथा है हमारे पहाड़ की, बहुत लोगों ने उस पर गाना बनाए हैं, बहुत उस पर जागर वागर है। तो आपने राजूला मालूशाही को ही क्यों चुना? मतलब उस पर तो कई ट्रैक्स बन चुके हैं। राइट। राजूला मालूशाही पे आई थिंक पुराने जागर वागर जो बन निकले थे पूरे निकले थे, बट मुझे ऐसा लगता था कि कमला जी, एक तो ना कमला जी की फैमिली का जो ट्रेडिशन है, उनके फादर भी राजूला मालूशाही गाते हैं, तो कहीं ना वो डीपली एम्बेडेड है उनके अंदर। राजूला मालूशाही जो एक वो जो राइटिंग है और जो सिंगिंग स्टाइल है वो उनके अंदर बसा हुआ है, क्योंकि उन्होंने कुछ वैसे सीखा नहीं है। कुछ ना वो लिख पाती है ना पढ़ पाती हैं, वो सिर्फ वही गा रही हैं जो उन्होंने सुना है अपने पापा से, और वही वो गा पाती हैं। मतलब मैक्सिमम जो उनकी सुंदरता है ना गायकी में, वो जो स्टाइल है। तो मुझे ऐसा लगा कि जो इनका जो पुराना पक्का है जो इन्होंने गाया है हमें, वही हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि असली कमला देवी जी वही हैं। मतलब राजूला मालूशाही इज इक्वल टू कमला देवी। अभी मैं देखूंगा और कोई नहीं गाता उस वे में, उस अंदाज में। बहुत लोगों ने गाया है, बट कमला जी की तरह प्रेजेंट नहीं कर पाता कोई उस फॉर्म को। और ऊपर से राजूला मालूशाही एक लव स्टोरी है, बहुत ही इस तरह की लव स्टोरी है कि अमर लव स्टोरी, की लोग जन्मों जन्म तक उनका साथ नहीं छूटा, ये वाली लव स्टोरी। ऊपर से हमारा गाना सोनचढ़ी भी एक लव सॉन्ग का, तो वो बहुत अच्छा कोइंसिडेंस था कि वो पूरा मिल गया, बहुत अच्छे से जुड़ गया कि
एक मॉडर्न ज़माने के राजूला और एक मॉडर्न ज़माने के मालूशाही, और उनकी कमला देवी जो है वो फॉरेस्ट, साउंड ऑफ फॉरेस्ट है। वो जंगल ब्रिज के बीच में खड़े होकर गा रही है और वो कहानी बता रही है। तो एक उस तरह का वो था कि एक मॉडर्न स्टोरी में नेहा और हम लोग साथ में हैं। मैं मालूशाही हूँ, नेहा राजूला है, और कमला देवी पुराने राजूला मालूशाही की माँ, जो एक पुरानी आत्मा देवी की एक रूप में आकर कहानी बता रही है। तो ये बहुत एक सुंदर वो बन गया था, तो हमने कहा यार इसको ही करते हैं। तो ये बहुत सही उस टाइम पे जो उनका लुक था, वो जिस तरह से ब्रिज पे खड़ी थी, वो लग भी रही थी कुछ है, कुछ रानी कोई कहानी को सुना रही है, बिल्कुल बुला रही है लोगों। ऊपर से फिर वो जो भगवाना वाला है, भगवाना में चांद, उसके उस वाले पार्ट में मैंने गिटार्स इंट्रोड्यूस कराए, और वो ताली और देन उड़का, थाली उड़का तो वहाँ होना ही था, वो तो रहता ही है, बट वो जो गिटार्स एंड जो पीछे सिंथेसाइजर्स चल रहे हैं मॉड्यूलर्स, आई थिंक वो ना एक अलग ही वहाँ पे एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं, जो कि मतलब गूज़बम्स आते हैं वहाँ सुन के कि वो क्या उनकी तो आवाज़, कमला जी की मतलब क्या सुंदर आवाज़ है, एक अलग ही आत्मा है उनकी आवाज़ में। देवी ऐसे लगता है कि अंदर से देवता ही गा रहे हैं उनके अंदर। तो वो बहुत ही एक सुंदर बन गया था। ऊपर से फिर लास्ट मोमेंट पे मेरे को एक रियलाइज आया कि यहाँ पे क्वायर डालते हैं, तो मैंने एक लड़कियों का पूरा ग्रुप को बुला कर तो वो भी बहुत सुंदर सॉन्ग करने लग गया था। तो आई थिंक बहुत ही एक अच्छी जर्नी रही, और जब गाना रील्स में बज रहा था बार बार, तो मुझे बड़ी खुशी हो, बिलीव नहीं हो रहा था, बिकॉज मैंने सोचा नहीं था बनाते हुए कि अपना गाना ऐसा लगेगा। रील पे अच्छा लग रहा था, जब लड़कियों की आवाज़ आ रही थी ना ग्रुप में, तो इट वॉज साउंडिंग सो ब्यूटीफुल। तो बड़ा अच्छा लग रहा था मेरे को कि यार चलो अब इतना भरोसा आ गया है कि अब इस तरह का म्यूजिक हम बना रहे हैं और बनाएंगे यार। अच्छा, शुरुआत में जैसे आपकी जर्नी मुंबई में भी हुई, और आपने जैसे कहा कि कई ऐसे सॉन्ग्स आए, फिर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला, रिप्लेस हुए, तो उसके बाद इसके इम्पैक्ट के बाद क्या मतलब किस तरह का आपका एक रहा वहाँ पर, मतलब इसके मतलब इंडस्ट्री में सोच चढ़ी आफ्टर सोच चढ़ी? सोनचढ़ी के बाद लाइक लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, सब लोगों ने मुझे कंग्रेचुलेट किया, अच्छे अच्छे कंपोजर्स के मेरे मैसेज आए, उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम, और मतलब सबको बहुत प्राउड फील हुआ कि एज ए सिंगर जर्नी जो आई थी, एज ए कंपोजर भी आगे बढ़ी है और मेहनत की है मैंने। मैं निराश नहीं होता कभी, मैंने बहुत हार झेली है, और हार से हमेशा मैं 2 कदम आगे बढ़ा हूँ मैंने, और मेहनत की है। और उससे यही चीज़ मेरे को अच्छी लगी अपनी जर्नी में कि जो मेरे को रिजेक्शंस मिले ना, वो मेरे लिए बहुत अच्छे थे। आई थिंक रिजेक्शन सबके लिए अच्छे होते हैं, बट रिजेक्शंस को कौन किस तरह से ले रहा है अपनी लाइफ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मैंने बहुत पॉजिटिवली लिया रिजेक्शन को। मेरा गाना पास नहीं हो रहा, कोई बात नहीं यार, मैं खुद का गाना बना लूँगा, ये हो रहा है वो नहीं हो रहा तो मैं ये कर लूँगा। तो वो वाली एक चीज़ है जो कि हमेशा मेरे अंदर रही है। क्योंकि मेरे को शुरू में तो बहुत लोगों ने ऐसे भी क्रिटिसाइज़ कर देते कि तुम्हारी आवाज़ तो फटी हुई है, तुम्हारी आवाज़ तो अच्छी नहीं लगती, तो अलग आवाज़ है, कहाँ कौन सुनेगा इस आवाज़ को। बट मैं बिल्कुल उससे बिल्कुल सैड नहीं हुआ उस चीज़ से। थोड़ा दुख हुआ था स्टार्टिंग में, मैंने कहा ओ नहीं, आई डोंट गिव अ शिट, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी आवाज़ अलग है और मेरी आवाज़ का एक अलग चार्म है। तो वो एक चीज़ आई थिंक सारे जितने यूथ हैं जो भी आगे परस्यू कर रहे हैं, उनको बोलना चाहूँगा कि हमेशा पॉजिटिव रहो लाइफ में। जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, मेहनत करो, बस मेहनत करते रहोगे तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा 100%। बस यही। अच्छा, ये जो पावर है आपको कहाँ से मिलती है? मतलब एक होता है ना कि आपने जैसे कहा कि रिजेक्शंस मिले, नहीं बैठा मैं, तो ये कहीं ना कहीं होता है कि आपके आसपास उस तरह का माहौल क्रिएट हो जाता है कि नहीं आप हैं ठीक है, सब ऐसा होता है। तो आपको ये कहाँ से मिलता है पॉजिटिविटी? पावर मेरे को मेरे म्यूजिक से ही मिला है। बिकॉज मैं कभी अगर किसी वजह से सैड भी हुआ और मैं पियानो पे बैठा और मेरे से एक धुन बन गई, तो वो धुन ही मेरे को इतनी एनर्जी देती कि यार तेरे अंदर कुछ तो अलग है भाई, ये धुन बनी है ना और इतनी सही लग रही है सुनने में। तो वो ही उसी ने मेरे को पावर दिया कि नहीं, तू नहीं हो सकता सैड मत हो, कुछ ना कुछ और आगे मेहनत कर और कुछ ना कुछ अच्छा बना। तो आई थिंक अंदर ही आपके होता है वो, आप बस करते रहो, मेहनत करते रहो, आपको खुद मेहनत करते करते वो चीज़ होती हुई दिखेगी, फिर आप अपने आप पॉजिटिव हो जाओ। आई थिंक आधे लोग इसलिए परेशान होते हैं अपनी लाइफ में क्योंकि वो चीज़ कर नहीं रहे होते जो उन्हें करना होता है, जो उनकी आत्मा चाहती है अंदर से कि तो वो कर। कोई इंसान अगर वो चीज़ जैसे आप सपोज इन जनरल किसी इंसान को कोई काम पसंद है बट वो काम नहीं कर रहा है, कुछ और जॉब कर रहा है, बट वो परेशान है, पैसा आ रहा है उसके पास बट वो परेशान है। उसकी परेशानी का रीज़न ये पैसे इज़ नॉट द सोल्यूशन। अगर वो उसको जो पसंद है वो करना उसने शुरू कर दिया तो अपने आप ही उसके अंदर खुशी आएगी। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो आपको अच्छा लगता है वो करो यार लाइफ में। मतलब पैसा तो एक बात की चीज़ है, आई नो पैसों से बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट होती हैं लाइफ में, बट सब कुछ सॉर्ट नहीं होता, खुशी सॉर्ट नहीं होती।
मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को भी पैसे सिर्फ इतना ही कमाना है कि मेरा सर्वाइवल हो, मेरे गेयर्स आ जाए म्यूज़िक के, मैं घूम पाऊँ, बस। उसके अलावा मेरे को सुकून से रहना है, मेरे को म्यूज़िक करना है और अच्छी अच्छी चीज़ें करनी है लोगों के साथ और शेयर करनी है। अच्छा, ये जो म्यूजिक का आप जो करियर है, हाँ। क्योंकि हमने सुना कि आपकी मदर चाहती थी और वो बहुत अच्छा गाते हैं, हमने भी उनको सुना। तो ये आपका कब से शुरू हुआ? आपको कब लगा कि हाँ यार, अच्छा मैं गा रहा हूँ, मैं अच्छा गा रहा हूँ? क्योंकि पेरेंट्स घर में गुनगुनाते हैं, राइट। एक प्लेटफॉर्म तो उस समय पे मिलता नहीं था। हाँ। तो फिर उसके बाद कैसे लगा कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है? तो फिर ये आपको कब पता चला? आपने एकदम फुल टाइम इसको कब दिया टाइम? बचपन से ही मैं गा रहा हूँ। बचपन से घर में अंताक्षरी चलती थी, म्यूज़िक का माहौल, लता जी, रफ़ी जी की गाने सुनते थे हम लोग। और 6th क्लास में आई थिंक मेरी मैम ने मेरे को मम्मी को बुलाकर ये बताया कि ये बहुत अच्छा गाता है, इसको सिखाओ। तब से एक वैसी जर्नी शुरू हुई कि मैं घर पे तो गाता ही था, बट मम्मी ने फिर सिखाना शुरू कर दिया कि मैं गंधर्व संगीत महाविद्यालय में मैं गया सीखने। ओके। वहाँ से मेरी सीखने की जर्नी शुरू हुई कि म्यूज़िक, अब क्लासिकल म्यूज़िक सीखना है। तो वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई और बचपन से मुझे ऐसा लगता था कि अरे मैं बहुत बढ़िया गाता हूँ, मेरा कुछ बढ़िया हो जाएगा। बचपन में ऐसा लगता था मेरे को, ऐसा था नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर कि अरे बढ़िया गाता हूँ। बट बचपन में मैं हर जगह हारा हूँ, मतलब हर कॉम्पिटिशन्स में ऐसा होता था कि नहीं, मतलब पोजीशन नहीं मिल रही मेरे को और मैं ऑडिशंस में भी आउट हो रहा हूँ। बट हर बार जब मैं आउट हुआ ना, मैंने हर रिजेक्शन से, वही मैं जो आपको बता रहा हूँ कि मैंने सीखा। मैं अगर कुछ नहीं गा पा रहा हूँ तो मैं अगले साल गा दूंगा, ये मेरे अंदर होता है, मैं मेहनत करूँगा। तो जो मुझे लगता है ना कि कोई भी गुरु आपके अंदर म्यूज़िक भर नहीं सकता। हाँ। सबसे बड़े गुरु आप खुद ही होते हो अपने। जब अगर आपने ठान लिया कि आपको वो चीज़, क्योंकि सेल्फ जो इंसान का होता है ना, वो सबसे, उसको पता होता है क्या सही क्या गलत है। हाँ, इनर वॉइस जो है ना, आत्मा जो है, उसको पता है क्या सही क्या गलत है। तो अगर आप बिल्कुल ऑनेस्ट हो खुद से, तो आई थिंक फिर आप सबसे बड़े गुरु हो अपने, और आप खुद को ही हर पल इम्प्रूव करते हैं। तो वही मेरी जर्नी बचपन से रही है कि मैंने हर एक मोमेंट में कुछ ना कुछ सीखा है और आज भी सीख रहा हूँ। बहुत कुछ नहीं आता, अभी भी मैं गिटार कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा बजाऊँ। कब, इतना कम टाइम बचा है, 30-40 साल और बचे हैं ज़िंदगी के, आधी ज़िंदगी तो हो गई। अब कितना कुछ है, मतलब इतना समंदर है यार, मतलब छोटे से में ही नहीं। अब ये अगर हमें इतना ब्रेन मिला और ये एनर्जी मिली है कि हम म्यूज़िक को परसीव कर पा रहे हैं, किसी भी आर्ट फॉर्म को कर पा रहे हैं, तो हम क्यों ना उसके अंदर घुस के आने वाली जनरेशन के लिए कुछ छोड़ के जाएं। जैसे हमारे पहले भी लोग छोड़ के गए, इतने लेजेंडरी लोग इतना कुछ म्यूज़िक छोड़ गए, जो आज तक, जगजीत जी, ये सब लोग जो हम आज तक सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे, पहाड़ी फोक आर्टिस्ट चंद्र सिंह राही जी, इतनी सारी चीज़ें छोड़ के गए हैं, भाना ये रंगीली, उन क्या कॉम्पोजिशंस हैं उनके ना, तो आज तक इंस्पायर कर रहे हैं ना मेरे को। वो तो हो सकता है मेरा कल को 100 साल बाद किसी और बच्चे को इंस्पायर करे मेरा म्यूज़िक। तो वो एक मेरा एम है कि मैं म्यूज़िक इस तरह से बनाऊं कि दिल से दिल तक लोगों तक पहुँचे। ठीक है, मतलब बहुत देर हो गई हम बातें कर रहे हैं, मतलब इतना मजा आ रहा है ना बातें करते थे, हम भूल ही गए कि इनसे कुछ गवा तो लिया जाए यार। मतलब इसीलिए तो हम बैठे हैं कि मतलब सुने, मतलब हमें भी, मतलब जो गूज़बम्प्स हमें ऐसे सुनने को मिलते थे बस रील में, गानों में, तो हम लाइव थोड़ा कुछ सुनना चाहते हैं। तो आप कुछ पहाड़ी में सुना दो मजेदार। जरूर, गिटार में हैबिट। तो फर्स्ट तो हम वही सुन लेते हैं जिसने मतलब कोविड के टाइम पे लोगों को एकदम खुश रखा और मस्त रखा। रूपसार मोती घोर नबजाछम समाजागिदा मटु मटु जोकिल जाछम समा रूपसार मोती घोर नबजाछम समाजागिदा मटु मटु जोकिल जाछम। दारू बजा मैं खजाती मैं टोकरी हलिया हलवाए छमछम बोए धना, वो पहली खानी चूहा पंछी फिर खाए किसाना, वो फिर खाए किसाना, अब से क्या कुछ खड़ियों नींद पे घूर न बजा छिचो।
Oh, Kijara Gumur Nabadatum, Samarupusa, Ramote, Gumur Nabadatum, Samadagita, Automato, Jolo, Giladatum, Samarupusa, Ramote, Gumur Nabadatum. मतलब मैं क्या बता रही हूँ, मतलब ऐसा एकदम हो गया, मतलब वाओ। और एक जो बात आप कह रहे थे ना कि आपके वॉइस को लेकर बोल, आई थिंक वही पावर है आपके पास। Exactly, वही मैं कह रहा मतलब वो हर किसी के पास नहीं है, मतलब एक्चुअल में जिसको लेकर आपको रिजेक्शन नहीं है, बट वही पावर है, हूँ. है ना। और एक और चीज़ हमने ये देखी है कि फैमिली में जब हम होते हैं ना, तो ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हाँ बड़ा भाई ऐसा है तो छोटा भाई सिंगिंग में जाए, बट आप मतलब पूरी म्यूजिकली फैमिली है, मदर भी गाते हैं, ब्रदर भी, तो घर में कैसे माहौल बन जाता है जब सब मिल बैठते हैं यार। बिल्कुल बिल्कुल, बचपन से तो माहौल वैसे ही बनता था कि हम लोग बैठे थे. अब थोड़ा सा सब इधर उधर बिजी हो रहे हैं, बट कभी कभार मिलते तो हम सब लोग बहुत म्यूजिक गाते हैं, गाना बजाना चलता है. बट आई थिंक बहुत ही अमेजिंग माहौल है और बहुत ही मजा आता है. रियलिटी शोज आप कर चुके हैं, आपने कई वीडियोस देखे, तो किस तरह का रियलिटी शो को लेकर आपका जो रहा है सफर, वो कैसा रहा कि आपको लगा कि वो एक बूम उससे मिला है आपको लोगों को? आई थिंक एक थोड़ा बूम मेरे को मिला था बस. एक एपिसोड था रियलिटी शो का, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था. मैंने फिर ले आया दिल गाया था और वो काफ़ी लोगों ने पसंद किया, मेरी आवाज़ काफ़ी लोगों को अच्छी लगी थी उससे. बस इतना ही बूम मिला. रियलिटी शो हालांकि मेरे को पर्सनली ज़्यादा पसंद नहीं है, बिकॉज रियलिटी कुछ उसमें होती नहीं है। हाँ। तो और मतलब मेरी लाइफ में कुछ सैड नहीं है, तो मैं अपने आप सैड बना नहीं सकता आपको बताने के लिए, स्टोरी के लिए. तो मतलब अगर मेरी लाइफ का अगर आपको कुछ अच्छा सुनना है, कुछ म्यूजिक, तो मैं वो बता सकता हूँ. तब आप मेरे को लो. सैड स्टोरी के लिए तो मैं नहीं जाऊँगा रियलिटी शो में. तो वो वाला एक सीन रियलिटी शोज़ का रहता है, इसलिए हम लाइक थोड़ा सा मैं बाहर रहता हूँ. और मैं हमेशा से ही मैंने चाहा है कि आगे जाके मैं खुद का कुछ एक ऐसा शो बनाऊँ जहाँ पे सिर्फ म्यूजिक रहे. अच्छा, मतलब जो हम यंगस्टर्स को देखते हैं, हम अपने टाइम की बात करें, 4-5 साल पहले की बात करें, हर किसी कहता है रियलिटी शो में, इंडियन आइडल या मतलब कुछ और ऐसे ब्रांड्स के लिए, तो वो एक प्लेटफॉर्म समझते थे कि आपको अपग्रेड करना तो इधर तो जाना ही है भाई अपने को बहुत। हाँ वो प्लेटफॉर्म है क्योंकि मतलब वो, बट बहुत सारे लोगों को फायदा भी होता है उन चीज़ों से, और बहुत सारे मतलब अच्छे अच्छे बडिंग आर्टिस्ट भी निकलते हैं. बट अच्छे आर्टिस्ट जो होते हैं ना, वो बाहर हो जाते हैं उससे. आप देखेंगे अरिजीत सिंह पहले उन्होंने क्या किया है उन्होंने इंडस्ट्री. आप देखो ना वही वाली बात है. तो आई थिंक अच्छा ही हुआ रियलिटी शो करके भी, एक एक्सपीरियंस मेरे को मिला, बहुत लोगों ने पसंद किया और वो भी. बट आई थिंक वो भी एक सब अपने मेरा पर्सपेक्टिव, सबका अपने पर्सपेक्टिव होता है. रियलिटी शोज भी जो बनाते हैं वो टीवी ऑडियंस के लिए बनाते हैं, वो उस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं कि हमें थोड़ा मसाला परोसना है, वो परोसना है. बट आई थिंक फॉर मी यूथ जो है ना, वो रियलिटी शोज नहीं देखते. जितने भी आप देखोगे जो घर में आंटी अंकल सब्जी वब्जी काट रहे हैं, खाना बना रहे हैं, उस मोमेंट पे रियलिटी शो चल रहे होते हैं. बट यूथ जो आपका है वो सब इंडिपेंडेंट म्यूजिक सुन रहा है. वो लोग कहाँ रियलिटी शोज देखते हैं? कहाँ कोई सोनी खोल के रियलिटी शो देखेगा या जीटी भी देखेगा? अभी हर कोई लिटरली इंडिपेंडेंट म्यूजिक सुन रहा है या बाहर के आर्टिस्ट को लोगों को सुन रहा है. इतने लोग आगे बढ़ चुके हैं लाइफ में. तो इसलिए मुझे इस बात की खुशी होती है कि यूथ जो है ना, वो बहुत सही चीज़ें सुन रहा है और बहुत सही चीज़ें कर रहा है. सो ये बहुत ही आने वाला जो फ्यूचर है ना, आई थिंक इंडिया में वो टाइम आने वाला है जब बाहर की तरह और 90s की तरह भी पॉप स्टार आने लगे, जैसे अलीशा चिनॉय और ये सब लोग आए थे. वैसे अब होने वाला है कि मतलब फुल रॉक स्टार वाला. मेरे को भी यही करना है, मेरे को अपने गाने बना के बस फुल ट्रैवल करना है और कुछ नहीं. मतलब कि ऐसा नहीं है कि फिल्म से बनाऊंगा तो मेरे ही दोस्त लोग डायरेक्ट करेंगे उसी फिल्म में. हाँ, मतलब एक बैंड अच्छा सा जो एकदम हैपनिंग सा, अपना जो मेरी एनर्जी है, जो मेरी रूह कह रही है, मैं उसको निकाल कर लोगों को सुनाऊंगा, लोगों को इंस्पायर करूंगा उनकी लाइफ के लिए. और आप देखिए ना, बीटल्स, इन सब जो पुराने बैंड्स थे बाहर के, उन लोगों ने म्यूजिक से लोगों को इंस्पायर किया है. आज तक लोग उनके गाने सुन के पॉजिटिव होते हैं, उनके लिरिक्स सुन के पॉजिटिव होते हैं, है ना. हर चीज़ प्यार मोहब्बत नहीं होते, लव सॉन्ग नहीं है यार, इससे बाहर निकलना पड़े. जिंदगी में लोग बहुत परेशान हैं इस टाइम पे, इस मोमेंट पे. इतना यूथ डिप्रेस्ड है, एंशियस है, छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में है, ऐसा बोल रहे हैं. हमारे टाइम पे डिप्रेशन पता था क्या होता है? बच्चे आके खेल रहे हैं, बिल्कुल, उन्हें फुर्सत ही नहीं कि क्या सोचना है. पता नहीं, बच्चे फोन लेके पैदा. तो यार इतना बुरा हो गया है ना कि फोन एक
बीमारी जो बहुत ज़्यादा। बहुत बड़ी बीमारी है ये, और मैं तो मतलब क्या करें, अपना काम ही, मैं बहुत कम सोशल मीडिया में रहता हूँ, तब भी मतलब इतना एक्टिव नहीं रहता कि मैं बहुत ही स्टोरी पोस्ट करूँ, बट मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि क्या पहले रॉक स्टार नहीं होते थे? क्या वो पहले ये बताते थे कि अब मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, या मेरे को ये पोस्ट करना है, मेरा ब्लू टिक है? पंकज त्रिपाठी ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि ट्रेन में घूमना बहुत सस्ता है, एक बार 20 साल 18 साल के हो जाओ, उसके बाद एक बार पूरा भारत घूमो ट्रेन से, पूरी जिंदगी का सीख जाओगे आप, इतना कुछ सीख जाओगे ना उस पूरी जर्नी में, आप भारत घूमने में ही। तो घूमना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पर्सनली फील किया है, इसलिए मैं घूमता रहता हूँ। बॉम्बे में रहता हूँ, बट मैक्सिमम टाइम मैं पहाड़ों में इधर उधर रहता हूँ, ताकि कुछ ना कुछ म्यूजिक बने और कुछ इंस्पायर हूँ मैं। बट ऑब्वियसली काम कुछ रहता है, फिल्म्स एंड ऑल का, तो बॉम्बे जाता हूँ काम करके वापस। आप बहुत मतलब ट्रैवलर तो है ही आप, और उत्तराखंड अपना है तो आप वहाँ ज़्यादा जाते हैं। आपको क्या मतलब आपके नज़र में क्या है उत्तराखंड? पहाड़ क्या है आपके लिए, क्या है? पहाड़ मेरे लिए तो मतलब सब कुछ है, घर है मेरा, और घर तो है ही पहाड़, और बट बाकी पहाड़ जाके यार ऐसा लगता है कि बस हम क्या हैं, कुछ नहीं है यार। एक ये पहाड़ जो है, ये जो नदी बह रही है, ये हम जैसे कितने लोगों को देखेंगे आगे तक, कितना देख चुके हम, जैसे कितने आके चले गए, और हम ये सोचते हैं, हम लोग यहाँ पे आजकल थोड़े से लोग, थोड़ा सा कुछ मिल जाता है उसमें ही एटीट्यूड आ जाता है लोगों में, लोग घमंडी हो जाते हैं, लोगों के अंदर ईगो आ जाता है। तो आई थिंक वो थोड़ा सा नेचर के साथ, पहाड़ के साथ रह के मेरे को ऐसा लगता है, तभी पहाड़ी लोग बोलते हैं ना बहुत प्यारे होते हैं। हाँ। क्यों होते हैं वो? क्योंकि वो बचपन से ही वो उस जगह पे रहे हैं ना, तो उनको एनर्जी मिली है वहाँ से। अभी हम शहर में रह रहे हैं लिटरली, ये सब भी पूरे खेत हुआ करते थे, दिल्ली विल्ली पूरा, और बॉम्बे, तो अभी सब कुछ लोग आए और सब कुछ बदल गया पूरा, लाइक अलग टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज आ गई। बट आई थिंक नेचर के पास रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबको बोलूँगा प्लीज़ टाइम निकाल के, चाहे 6 महीने में एक बार बाहर जाके घूम के आओ यार प्लीज़, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। अच्छा, अब आपके लव लाइफ में आ जाते हैं। आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी रहा है। मेरा तो हाँ, अपने अब उसके बारे में बताइए, मतलब कितना मुश्किल हो जाता है लॉन्ग डिस्टेंस, और उस चीज़ को मैनेज करना, समझना रिलेशन में। बहुत फ्रेंड जो थी कॉलेज में, फर्स्ट कॉलेज आपका दिल्ली किरोड़ी कॉलेज से मैंने कॉलेज किया है, बीएससी ज़ूलॉजी ऑनर्स मैंने किया। ओह वाओ। क्योंकि घर वालों ने बोला था कि तूने बायो ली है तो तू कुछ वैसा कर, मतलब उनको पता था कि गाएगा ही हाँ। कुछ म्यूजिक, बट तू पढ़ पहले। फिर मैंने ज़ूलॉजी ऑनर्स किया, और वहीं पर ही एक लड़की से मेरे को इश्क हो गया, और फिर वहीं पे कॉलेज में हमने खूब डीयू में पूरा हमने कॉलेज में मस्ती की, घूमे फिरे। तो इश्क क्या संगीत से? नहीं, संगीत से नहीं, मतलब आयुषी करके एक लड़की थी, उससे मुझे प्यार हो गया, और फिर उसके बाद 3 साल में कॉलेज ख़त्म हो गया, और लाइक मुझे लगा कि अब मुझे बॉम्बे शिफ्ट होना चाहिए, तो फिर वो टीचर बन गई है यहाँ पे ओके दिल्ली में, और फिर मैं बॉम्बे था, और तो हमने 6-7 साल लॉन्ग डिस्टेंस हम लोग रहे। 6-7 साल मैं बॉम्बे था, शी वाज इन दिल्ली, और आई थिंक लॉन्ग डिस्टेंस में ऐसा लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस ही एक वो सबूत होता है जो बताता है कि आपका प्यार है। क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस अगर आपका नहीं होगा तो खत्म हो जाएगा, एक टाइम बाद वो नहीं रह पाएगा, आप क्यों मतलब करोगे। हाँ, और बॉम्बे आपको पता है कितने डायनेमिक जगह है, मतलब आप इतने लोगों से मिलते हो, और ऊपर से फिर आयुषी इधर थी दिल्ली में, और वो अलग मॉल में थी यहाँ पे। उनकी मॉम की भी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो वो एक अलग जोन में थी, मैं अलग जोन में था। बहुत डिफिकल्टीज हुई, बहुत लड़ाइयाँ भी होती थी शुरू में, बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जिनको साथ रहना होता है वो साथ रह लेते हैं। और जहाँ एक तरफ भी किसी को होता है कि यार नहीं मैं नहीं रह पाऊंगा, तो फिर वो नहीं रहता नहीं। तो आई थिंक हमें साथ रहना था, और ट्रस्ट भी था, और आई थिंक वो खुद म्यूजिक में नहीं है, बट वो मेरे को बहुत सपोर्ट करती है म्यूजिक में। आज तक मेरे जितने गिटार्स आए सब उसने मेरे को गिफ्ट किए हैं, तो मतलब बहुत उसका सपोर्ट हमेशा रहा है म्यूजिक के लिए। और वही मुझे बहुत, आई थिंक वो रिलेशन जिसमें आप अपने काम में और फ्रूटफुल हो रहे हो और अच्छा अपनी लाइफ के लिए सोच रहे हो, वो हमेशा आपके लिए अच्छा ही है ना। तो एक वो था मेरे अंदर, और मैं बहुत हमेशा खुश रहा कि मेरा एक प्यार है, उसको मैं प्यार करता हूँ, बाकी म्यूज़िक और मेरी फैमिली और मेरे दोस्त लोग। तो एक बहुत सॉर्टेड रहा हूँ लाइफ में, मेरा बिल्कुल मटका नहीं। इसलिए मेरा फोकस हमेशा ये रहा कि मैं म्यूज़िक करूँगा अच्छे से, कोई सीन नहीं है। फिर मैंने लाइक 5 साल मैंने शादी कर ली, एंड फिर हम लोग शादीशुदा, अब वो शीज़ इन दिल्ली, अभी भी लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है अभी वो बॉम्बे आने वाली है कुछ टाइम में, बट लाइक बहुत अमेजिंग चल रहा है। बहुत खुशी होती है जब भी हम मिलते हैं। मैं भी बॉम्बे जा रहा हूँ, एंड
आज ही मेरी फ्लाइट है बॉम्बे की, उसके बाद फिर मैं 2 महीने बाद आऊँगा, तो हम फिर मिलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो बस यही है लाइफ। एंड आई थिंक कुछ टाइम बाद तो अगर आप भी अभी भी थोड़ी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा कुछ मतलब चल हम रहा है? अभी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह ही रहते हैं। आप देखोगे तो बोलोगे ही नहीं कि ये हस्बैंड वाइफ है। ओके। ऐसे नहीं रहते हम लोग। तो लाइक एक बहुत ही फन है और घूमते फिरते रहता है। मैं उसको भी यही बोला कि यार चिल करते हैं, छोटी सी लाइफ है, क्या है ना, आराम से घूमो फिरो, ऐश करो। तो बस हमारा रहा है, तो बहुत ही मज़ेदार रिलेशनशिप रहा है। और आई थिंक उसका एक अलग तो उनको पहाड़ी सॉन्ग्स पसंद है? उसको बहुत पसंद है। वो हर गाने में मेरे को बताती है कि यहाँ पे तू ये हटा, ये डाल। मतलब म्यूजिक नॉलेज नहीं, बट तब भी एक जनरल ऑडियंस और ऑडियंस के नजरिए से। हाँ, और वो बिल्कुल सही पॉइंट्स होते हैं। आई थिंक रुपसा में भी कुछ चीज़ें उसने मेरे को बताई थी बहुत पहले कि ये चीज़ें, ये एक इंस्ट्रूमेंट हट सकता है इसमें से, इसमें फ्लूट है। अच्छा, उनका कोई फेवरेट पहाड़ी जो उन्हें पसंद है, वो कहते होंगे अच्छा ये वाला सुना दो, अब आए हो तो। उनको रुपसा बहुत पसंद है, हाँ, आयुषी अच्छा। रुपसा बहुत पसंद है, सोनचढ़ी बहुत पसंद है। और अभी जो नया गाना आने वाला है नया गाना आने वाला है, आप नोटेड रखो। वो भी बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ। एंड मतलब बहुत ही अमेजिंग ये जर्नी रही है हमारी आज तक, और आगे भी रहेगी। अच्छा, आप जब आते हैं मुंबई से तो उनकी हेल्प होती है पूरी घर में, मतलब अरे मैं साथ तो में? फुल, मैं बढ़िया उसको आपने अभी कुकिंग का भी जिक्र किया था, आई मैं थिंक आप बना खाना वाना बना के खिलाता तो हूँ। पहाड़ी में गया, मतलब हमें तो पहाड़ी खाना चाहिए। पहाड़ी, उसको रायता बहुत पसंद है पहाड़ी। अच्छा, But आप वैसे- आपके बेटर बना लेते हैं? मैं पहाड़ी तो मैं तो खिचड़ी बनाता हूँ बढ़िया। ओह अच्छा। खिचड़ी मुझे पसंद है, भटकी चुड़कानी भी मैं बना लेता हूँ। वाओ, मतलब कैसे बनाते हैं कुछ बताइए, हम भी आपके जैसे ट्राई करेंगे। नहीं, वैसे ही बनती है जैसे आप बनाते हैं। नहीं, फिर भी कुछ 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 तो बनती होगी डिफरेंट भाई, और एक भी बना रहे हैं यार। यार मतलब बस आई थिंक खाना में ना एक एनर्जी का एक्सचेंज होता है जब खाना हम बना रहे होते हैं ना, हाँ, एक मस्ती से बना। मस्ती से। और आई थिंक वो एक, कैसे बताऊँ मैं आपको ना, एक मसाले जब पड़ते हैं ना, तो उसमें वो एक वैसी वाली बात है। इस म्यूजिक में मैं एक नॉर्मल एक कॉर्ड मार रहा हूँ, तो एक हर एक इंसान उस कॉर्ड को सेम कॉर्ड बजाएगा, बट वो साउंड अलग करेगा, क्योंकि मेरा टच, मेरी एनर्जी उस चीज में पड़ रही है, मेरी जर्नी। हाँ। वैसे जब मैं मसाले या कोई कुछ डाल रहा होता है तो अपनी एनर्जी से डालता है, तो वो अपने हिसाब से मसाले डालता है और वो बिल्कुल परफेक्ट पड़ता है और बहुत सही टेस्ट आता है। तो वो उसका आई थिंक ब्यूटी है। और हर किसी के खाने में तभी एक बात होती है, एक अलग बात होती है। हर जगह टेक्निक काम नहीं आती, उस जगह तो होता है ना कि प्यार से बनाओ, यार अच्छा ही लगेगा, वो वाली चीज़ होती है। तो वो है। और नॉर्मल जैसे आप बनाते हो भटकी चुड़कानी, वैसे भी बनाता हूँ मैं भी। हाँ, सरसों के तेल में बनाता हूँ, लोहे की कढ़ाई में बनाता हूँ। वाओ, जखिया डाल के। जकिया राइस तो क्या बात है। अच्छा, आपको क्या पहाड़ी फूड पसंद है जो मतलब पहाड़ी फूड में आलू को गुटके बहुत पसंद है, आलू के गुटके बहुत पसंद है, रायता बहुत पसंद है। और मंडुए की रोटी बचपन में नहीं पसंद थी, बट जैसे से बड़ा हुआ कि पता नहीं वो टेस्ट ऐसा एक्वायर किया तो बहुत टेस्टी। बहुत टेस्टी है। सो टेस्ट बड मेरे थोड़े से मैच्योर हुए, जैसे दिमाग मैच्योर होता है। सो मतलब दिमाग ही मैच्योर हुआ, टेस्ट बड तो क्या मैच्योर होंगे, दिमाग ही नहीं परसीव कराया कि वो टेस्टी। सो हाँ, मतलब ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। और आज मेरा आगे का प्लान भी ये है कि मेरा जो पहाड़ वाला घर है उसको मैं बहुत सुंदर सा एक घर बनाने वाला हूँ। वहाँ पे मैं कुछ एक वैसा ही करूँगा कि स्टूडियो रहेगा, और जितने इंडस्ट्री के लोग हैं सब आओ, उधर म्यूजिक बनाओ, रहो, खाना खिलाया जाएगा बढ़िया। उत्तराखंडी तो वो वाला माहौल, मतलब मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं बहुत लंबा मुंबई में रहूँ, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे से अभी तो ये सिर्फ 10% म्यूजिक निकल रहा है मेरे से, और जो बाकी जो है ना 70-80% म्यूजिक, वो जब मैं अकेला पहाड़ों में बैठूंगा ना, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी शोर शराबे के, तब वो मेरे से बाहर आएगा। तो अच्छा, हमें ये पता चला है आपको उत्तराखंडी खाना जितना पसंद है ना, मतलब उसमें क्या है, सुपोड़ी थोड़ा सा हाँ, मैं तो बहुत कढ़ाई में एकदम मैं पहाड़ियों की तरह खाता हूँ बिल्कुल हाथ से। और कुछ कढ़ाई लेकर कढ़ाई लेकर भी खा लेता हूँ मैं कभी कभी। कढ़ाई का भी खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जिस बर्तन में खाना बनता है ना, उसमें ना एक टेस्ट रहता है, एक अलग मसालों का। तो मैं बहुत चटकारे लेके खाने वाला बंदा हूँ। हाँ, हरी मिर्च बहुत पसंद है मेरे को खाते वक्त। ये तो पहाड़ियों के हुआ है कि हरी मिर्च, चाय का ग्लास, हाँ, वो सब कुछ तो चाय तो ऑब्वियसली हो तो पसंद ही होती है। नहीं, कभी कभी हम देखते हैं कि अब आप थोड़ा बाहर जा रहे हैं तो आप थोड़ा अवॉइड करते हैं, आप कुछ और लेते हैं, लेकिन आप अभी भी चाय का ग्लास देते हो, इनफ है। मतलब वो एक एनर्जी है अपनी पहाड़ियों की, है ना। बिल्कुल। भात बहुत पसंद है। दाल भात, दाल भात, गौत की दाल, गौत की दाल बड़े बहुत अच्छा है। पहाड़ी कल्चर इतना अच्छा होता है, मतलब बहुत ही मज़ा आता है। मतलब मैं बहुत लक्की फील करता हूँ। और हम लोग, आप भी वहाँ से
तो बहुत लकी फील करते हैं कि हम यार वहाँ से हैं यार। वो और हमारे यहाँ देखो ना, जैसे अभी हमने देखा रिसेंट मिलेट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, हमारा तो पहले से ही। और हम नहीं उसको मतलब कुछ अभी भी ऐसे परसेंटेज है जो नहीं इतना वो करती, बट अब मिलेट उसे बोल दिया तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, अब वो कर रहे अंग्रेजी में अगर उसको एक नया करके कुछ बता दिया तो बस उन लोग बोल रहे हो अरे भाई ये तो हैं। यार हाँ हाँ ये हमें भी चाहिए। तो लोगों ने अब बिजनेस शुरू कर दिए हैं काफी लोग। हाँ हाँ मंडुए की मोमोज बन दे रहे हैं, हाँ, मंडुए के कुकीज बिस्किट्स की बन रहे, बिस्किट्स बन रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें बढ़ रही हैं। पिशू नून जो नमक अब बहुत सारी औरतें कर रही हैं हाँ, पहाड़ की। आई थिंक पहाड़ की औरतें बहुत मेहनती होती हैं और बहुत बहुत मेहनती होती है। आदमी लोग तो करते हैं मेहनत, बट बहुत आदमी लोग भी मतलब आधे लोग तो आई थिंक अल्कोहलिज्म में रहते हैं, जो सच बात है। गाँव के लोग जितना मैंने देखा है, और पत्ते वत्ते ताश वाश खेलते हैं सूर्यास्त, के लोग, पहाड़ी और मस्त। बस। और औरतें जो पहाड़ की है ना वो बहुत मेहनत करती हैं, सुबह से शुरू हो जाती हैं गाय भैंसों को वो करना, उनके लिए दिन भर मेहनत है ना। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पहाड़ जो खड़ा है ना वो इन औरतों की वजह से खड़ा है। बहुत एक्चुअल में कहा जाता है कि जो पहाड़ की रेड है ना, वो ये लेडीज का, महिलाएं तो है, और वही चीज हम लोगों को मिलती है, और वही जो जीन्स है वो हमें मिले हैं, और तभी हम लोग इस पॉजिटिविटी में हैं। वो एनर्जी है, वो एनर्जी हमें भी मिली हुई है। और आई थिंक वो प्यार भी है, वो कहीं ना कहीं प्यार एक पहाड़ियों में अलग से है, साथ में रहने वाला प्यार। और मतलब बचपन से हमें लगता था ना कि मेरे को पर्सनली लगता था कि यार मेरे दोस्त लोग हैं यहाँ पे, प्लॉट्स हैं दिल्ली विल्ली में, और इतनी ज़मीनें हैं, इतनी वैल्यू है उन ज़मीनों की, काश मेरी भी ज़मीन होती, काश मेरा गाँव इधर ही होता आसपास। बट अब मुझे लगता है, अब देखो कि अब लोग सब उधर भाग रहे हैं, हाँ, यहाँ रहने लायक नहीं इनफैक्ट हो रहा अभी जो लॉकडाउन के बाद हमने देखा कि कई लोग देहरादून और उससे आगे अपनी लैंड ले रहे हैं और वो अच्छे से बना रहे हैं, होम स्टे चल रहा है। है। वो तो हो ही रहा है, बट लोग भाग रहे हैं यहाँ से क्योंकि अब यहाँ के लोग ही वहाँ ज़मीन ले रहे हैं, इसलिए फिर भू कानून है वो सब हो रहा है। हाँ, होना भी चाहिए। आई थिंक वो अगर वो वहाँ के लोग ही वहाँ नहीं रह के कुछ करेंगे तो फिर कैसे होगा यार, वहाँ कैसे स्विट्जरलैंड बनेगा। वहाँ के लोग आगे, मेरे को तो अब ये लगता है कि यूथ को बाहर मत आओ, वहीं रहकर कुछ ऐसा कर दो, क्योंकि अब इंटरनेट आ गया यार, अब सब कुछ आप वहीं अपने घर को अच्छा करके एयरबीएनबी कर दो, वहाँ पे गेस्ट हाउस बना दो, कुछ इंटरनेट पे डाल दो। हालांकि अब रिजल्ट अच्छा है, अब कई लोग कर रहे हैं, कीवी की फार्मिंग, एप्पल फार्मिंग, ये सब काफी लोग अभी, काफी और अच्छा ये हो रहा बहुत है। खुशी की बात है कि लोगों को लग गया है, पता लग गया है। हाँ, टाइम है अब। हाँ बच अब देखो बाहर भी पहाड़ है विदेश में, वो पहाड़ आधुनिक तब हो पाया जब वहाँ के लोगों ने आधुनिक सोचा है। वहाँ के लोगों ने जब बड़ा सोचा है ना, तभी वो चीज़ बड़ी हुई, तभी वहाँ सब कुछ आ गया। तो यही मेरा एक मेन है कि अपने गांव जाऊँगा और वहाँ पे बढ़िया खेती वेती भी चलेगी, और बाकी घर जो है पहाड़ का उसको बढ़िया बना के और भी कुछ। मतलब आपको देख के ऐसा लगता है ना कि आपकी इस तरह की प्लानिंग होगी इन फ्यूचर, आप ऐसा चलिए। प्लानिंग ऐसी है, मतलब थोड़ा मॉडर्नाइज कर देंगे माहौल को थोड़ा हम, बट प्लानिंग यही है, नेचर के आसपास ही रहना है। अभी जितना हो सकता है 4-5 साल हम लोग, 4-5-6 साल हम लोग बाहर रह के यहाँ पे काम करते हैं, उसके बाद तो देन चलिए। आई थिंक एक बार लिंक्स आपके बन गए इंडस्ट्री में भी, अभी भी काम मेरे को फोन से ही हो जाता है। हाँ, एक बार आपको लोगों को पता लग गया ना कि ये बंदा क्या म्यूजिक बनाता है, आई थिंक काम फिर आ जाता है, लोग बुला लेते हैं, करवा देते हैं, जब बुलाएंगे तो फ्लाइट करके चले जाएंगे। जी जी बिल्कुल। आई थिंक वो एक ज़्यादा, आई थिंक परिवार के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है मेरे को। परिवार क्योंकि सब लोग ना निकल जाते हैं बाहर की, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करने के बाद क्या आगे क्या और क्या, मतलब बहुत कुछ कर लिया तब क्या। तो आई थिंक अच्छे से ग्राउंडेड होके परिवार के साथ रहो, खुशी से रहो, और अच्छे से हैप्पी यार, खुश रहो बस। मतलब जो चीज़ मिल के आपको खुशी मिल रही है वो चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए, उसकी एक्सेप्टेंस रहना चाहिए बिल्कुल। जो जैसा है उसको वैसे रहने दो। एक सुंदरता, एक बात जो है ना, आपके आसपास के लोग भी बिल्कुल वही प्यार है। तो महिलाओं की बात हो रही थी, और पहाड़ी महिलाएं तो अपने आप में है ही वीर एकदम। तो पहाड़ी महिलाओं पर जो भाना कहीं ना कहीं सुटेबल होता है वो सुन लेते हैं यार। क्या बात है। तो जगुली तुम्हारा तेरी मेरी माया, बाना बल जोड़ी सी, बाना बल जोड़ी सी सुमानी बाना, दुरे जय बांझ करना, बाना ये रंगीली बाना, दुरे जय बांझ करना, आना ये रंगीली बाना,
तुरे जे बांझ कटना पाना रंगीली बाना तुरे जे बांझ कटना All I did was get into bed and I have a phone. बजगुली जगुली जुमारा तेरी मेरी माया ध्यान बल जुड़ सी सुमानी माना तुरे जय बांझ कटना आना ही रंगीली बाना तुरे जय बांझ कटना आना ही रंगीली बाना तुरे जय बांझ कटना। वाह, अब गिटार उठा लिया तो सोनचड़ी भी एक बार हो ही जाए, वो जो आपका वो वर्जन है ना। Sua polo que rangorio son chedi Sua polo amon Sua punyo que jugue with shooting and daddy To sua punyo ko jur Nopati gagari meri galadi medora चुन जैसा मुकड़ा मेरा तू मेरा चकोरा तू तेरी बोलोगे बड़ी सोन चढ़ी तेरा बबरा बाबरा अंधेरी रात ओए मता जगिन तू ओयो का चांद तू मेरा Rajula manu saya unono aduri rato bichonyono Rajula manu saya unono aduri rato bichonyono E bhagwana एक बार फिर से यादें सोनचड़ी की। बिल्कुल ये जब आप परफॉर्मेंस करने जाते हैं, हम अक्सर देखते हैं कि कभी भी कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी कलाकार, न सिर्फ सिंगर, एक ऐसी चीज़ रखता है कि वो शायद लकी चार्म, आप कुछ समझते हैं ऐसे लकी चार्म, कभी स्टेज में जाना है आपको या कुछ जाना है स्पेशल डे, तो आपका कुछ है ऐसा? की चाल ऐसा तो मेरा गिटार ही है, गिटार साथ में रहता है, उसमें भी कोई स्पेशल गिटार? ये वाला गिटार रहता है। अच्छा, उस गिटार को मैं हर परफॉर्मेंस में ले आता हूँ। एंड लकी चार्म बस यही है कि लकी चार्म यही है कि हम उत्तराखंड से। आगे के प्लान्स बहुत बढ़िया है, तो आप लोग इनको सुनेंगे और सुनेंगे, मतलब इससे भी ज़बरदस्त हिट पे हिट गाने आने वाले हैं। तो दिग्विजय हमारे साथ आए, मैं सीरियसली आपको बहुत थैंक्स करना चाहूँगी, और मतलब बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और मतलब जिस तरह से आप गा रहे थे ना, मतलब गोज़ बम्स हो रहे थे, मतलब ऐसा होता कि यार ये कब तक चलेगा, मतलब बहुत मज़ा आ रहा था। तो होप कि आपके जो आगे प्रोजेक्ट आए वो बहुत अच्छे जाएं, और हम तो आपके साथ हैं, हमारी गुड विशेस आपके साथ ही है। तो बहुत बड़ा थैंक यू। और तुमुल हमको टाइम दे, हमार बिगड़ तुम आया, बहुत धन्यवाद करूँ मैं तुमुल मके अपन टाइम दे एंड ये तू सुंदर इंटरव्यू तुमुल मिल ले